नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, नया दिन, नया मुद्दा, नई चर्चाएं, बहुत सियासत गर्म है बिहार में। भले ही इस वक्त त्योहार चल रहे हैं, दुर्गा पूजा चल रहा है, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा के समय भी जीतन राम मांझी के बयान कहाँ रुकने वाले हैं। जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस बार शायद निशाने पर चिराग पासवान है। वो चाहते हैं कि सुलह हो जाए, लेकिन उत्तराधिकारी वो बता रहे हैं रामविलास पासवान का, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया है, उनका उत्तराधिकारी बता रहे हैं पशुपति पारस को। दो बड़े पत्रकार मेरे आसपास बैठे हुए हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं, जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। चिराग पासवान अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरह से कह रहे हैं, पिछले दिनों वो गए थे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर, जो दिल्ली में आयोजन हुआ था पशुपति पारस के घर पे, वहां पर वो गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम चाहते हैं कि दोनों की लड़ाई सुलझ है, इससे समाज का भी नुकसान हो रहा है। और उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का वो मानते हैं पशुपति पारस को, जिसके बाद स्पार्क्स हुआ है, वो चिंगारी निकली है एलजेपीआर की ओर से भी। देखिए, निश्चित रूप से वह जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वह लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उसमें पुण्यतिथि का आयोजन किया था, जो लोजपा जब एकीकृत थी उस समय। तो रामविलास पासवान को कौन नहीं जानता है। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सरकारी आवास जो पशुपति कुमार पारस का, वहीं पर आयोजन। लेकिन वहां पर जाकर के जीतन राम मांझी ने इस तरीके का जो बयान दिया, उसी का रिपरकशन उसी के बाद से देखिए जो दिखाई पड़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जमुई से सांसद चिराग पासवान की सीट से इस बार जीते हैं, उनके बहनोई अरुण भारती, उन्होंने जो है सो बड़ी बात कह दी है। और उसके बाद ही देखिए वह बवेला मचा हुआ है कि एनडीए, अब देखिए अरुण भारती ने जो बात कही है, वह बात जो है सो एनडीए में कहीं ना कहीं वह दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए में अगर एकजुट रखना है। देखिए, अरुण भारती की बात क्यों कर रहे हैं कि एनडीए को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बयान से एनडीए में उसका असर पड़ता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और एक तरह से मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, जीतन राम मांझी ने इस तरीके से जा करके जो बात कही, वह बबेला मच गया। ठीक है, पर पार्टी में, परिवार में टूट, पार्टी में टूट, वह एक तरह वह अलग विषय है। लेकिन यह कहना कि आप जो है सो आप ही लिगेसी जो है सो वह पशुपति कुमार पारस, तो इसका मतलब पुत्र जो है सो कहीं नहीं रहा। नहीं, कितनी लड़ाई हुई थी दोनों में जो अदावत थी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, नारे लगते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस में, चाचा भतीजे में कितनी लड़ाई हुई। पार्टी दो भागों में बट गई, खूब लड़ाई हुई, 4 सालों तक खूब संघर्ष हुआ। अंतोगत्वा चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली, पशुपति पारस को कुछ भी नहीं मिला। देखिए, मतलब एनडीए में जो तरजीह देने की बात हुई। देखिए, वो अलग विषय है कि सीट मिला नहीं मिला, लेकिन उत्तराधिकारी आप कहने वाले कौन हैं, यह सबसे बड़ी बात है। जीतन राम मांझी के, हाँ, अब ठीक है, वह ये बात करेंगे परिवार में टूट नहीं होना चाहिए, उससे पार्टी भी नहीं। रवि सर, मैं इस पर आपको रोकता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच हमें जो दिखाई पड़ रहा है, यह पॉलिटिकल फैटम फैटी है। ठीक है ना। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन के भीतर कैटेगरी और कैटेगरी के भीतर कैटेगरी, तो देखिए जीतन राम मांझी ने कल पशुपति पारस के घर जाकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, ये बात ठीक है। लेकिन इसके आगे जो वह कहना चाहते थे, बहुत सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं और सोच समझकर बोलते हैं। चिराग पर ऐसे निशाना नहीं साधा है, लेकिन कई सवाल पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया पशुपति कुमार पारस उत्तराधिकारी। देखिए, इस बात को स्वीकारना होगा, पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान या चिराग पासवान कुछ भी नहीं, सबके मूल में रामविलास पासवान। रामविलास पासवान उस परिवार के टॉर्च लाइट थे। ठीक है ना। तो वे तो चले गए, अब उस परिवार के टॉर्च लाइट कौन? तो ठीक है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं, पशुपति कुमार पारस। अरे भाई, तो जीतन राम मांझी क्या इस बात का ऐलान अभी कर देंगे कि जब वे जाएंगे तो उनके वारिस या उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र संतोष सुमन नहीं होंगे, जिन्हें उन्होंने अभी बना रखा है? मंत्री हैं, मंत्री हैं। और अभी इमामगंज में चुनाव होगा, तब भी परिवार से ही कोई लड़ेगा। मुझे नहीं पता जीतन राम मांझी के कोई भाई हैं कि नहीं है। यदि भाई हैं तो क्या उन्हें रामविलास पासवान की तरह राजनीति में उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है?
एक बात और आलोक जी समझना चाहिए, जी जो हिंदू रीति रिवाज की बात है, देखिए भाई तो भाई है ही, और भाई में क्या होता है हमने राम लक्ष्मण को भी देखा है, और यह भी सही है। देखिए कहते थे रामविलास पासवान कि ये जो मेरे दो भाई हैं, मैं राम लक्ष्मण भरत की बात होती थी जब पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान, नहीं, रामविलास पासवान तो कहते थे कि दोनों मेरे बेटे के समान हैं। हाँ, दोनों आपको मेरे याद बेटे। होगा रामचंद्र पासवान का जब निधन बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल लंबी बीमारी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो रामविलास पासवान टॉर्च लाइट थे। लेकिन जो अब राजनीतिक उत्तराधिकारी, देखिए ये संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि संपत्ति का बंटवारा है। अपने यहां हिंदू रीति रिवाज क्या है, आपने कभी देखा है कि जिनका पुत्र हो और पिता की मौत हो तो भाई मुखाग्नि देता हो? नहीं, कौन बच्चा- देता है? बच्चा छोटा भी कौन होता देता है? बेटे से कौन दिलवाया देता था। है? बेटा। तो फिर कौन हो गया उत्तराधिकारी? जी। कौन हो गया उत्तराधिकारी? बच्चा छोटा भी होता तब भी उसी से दिलवाया हाँ, था। बेटा से ही। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान नालायक बेटा है। नहीं नहीं, हाँ, ये तो कह नहीं सकते। राजनीतिक चाल हाँ, कैसी चली हो तो सब देख हाँ, रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान ने, जब पशुपति पारस ने बात नहीं मानी, पार्टी को तोड़ दिया। कसूरवार कौन है इस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। कसूरवार चिराग पासवान कितने, पशुपति पारस कितने, लेकिन पार्टी टूटी। लेकिन ये बात भी सच है कि उत्तराधिकारी रामविलास पासवान जब जिंदा थे तभी उन्होंने चिराग पासवान को बना दिया था। रवि सर हमसे सहमत हो? जी जी, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। हाँ, कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और वे बैठक हुई थी। कहते थे कि हमसे आगे चिराग पासवान ले जाएंगे। जी हाँ, वे कहा करते थे। जी। तो देखिए पशुपति पारस को उत्तराधिकारी तो रामविलास पासवान ने ही नहीं बनाया था, जी। तो ये जीता नाम मांझी बनाने वाले कौन हो कौन जाते होते हैं? हैं? वो तो खुद बना के ये गए। तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जी हैं? और जब मौका मिला तो जीतनराम मांझी ने किसी भाई को, पता नहीं मुझे भाई है कि नहीं जी। है, बेटे को ही आगे किया। जी। तो आपका बेटा बहुत अच्छा और रामविलास पासवान का बेटा नहीं, ठीक है, अगर आप सही में इतने ही अच्छे जी। हैं तो अभी इमामगंज में चुनाव होगा तो बेटे बहू को नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, हम हाँ, नहीं देंगे ना? नहीं, हम अच्छा नहीं आप है। बताइए ना। देखिए अभी हमने मुखाग्नि की बात की, जी अपने यहाँ क्या एक और रिवाज है, जब श्राद्ध कर्म संपन्न होता है तो पगड़ी बंधन होता है। जी, पगड़ी बंधन किसके माथे पर होता है? पिता, बेटे। पिता के निधन के बाद बेटे के सिर पर। बेटे के सिर पर ना, तो जिम्मेदारी उनकी क्या चलेगी? जिम्मेदारी उनके पास चली जाती जी। है। तो जिम्मेवारी चिराग पासवान के पास आ गई। जी। और देखिए हुआ जहां था श्राद्ध कर्म तो हुआ ही था। श्राद्ध कर्म हुआ ही चिराग था। पासवान ने हाँ, मुखाग्नि दी थी। और आप इस बात को समझिए कि देखिए जब चाचा और भतीजे में लड़ाई शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे को पटकने में लग गए। बिल्कुल कुश्ती, राजनीतिक कुश्ती, जो हम फैटम फैटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैटम फैटी, शारीरिक नहीं। क्या तक कह दिया कि उनका खून हाँ, नहीं है, और ये नहीं देखिए है, DNA जीतन राम नहीं है। मांझी जो सलाह दे रहे हैं कि कलह खत्म हो जाना चाहिए, दोनों को एक हो जाना चाहिए, नित्यानंद राय ने कम कोशिश की थी क्या? हाँ, केंद्रीय गृह हाँ, राज्य मंत्री। देखिए लोग कहते हैं चिराग पासवान तैयार भी हो गए जी। थे, लेकिन पशुपति पारस तैयार नहीं हुए थे। रवि सर को और अंदरूनी अभद्र खबर बातें होगी। भी कही थी, हाँ, हाँ, मुझे जानकारी है। रवि सर को अंदरूनी खबर होगी। जी। तो इस कोशिश के बाद और देखिए अब क्या है, अब आज की राजनीतिक परिस्थिति क्या है कि पशुपति पारस को चिराग पासवान ने परास्त कर दिया है। साइडलाइन भी करा दिया। नहीं नहीं, परास्त कर दिया है। साइडलाइन तो होता है कि आप हाशिए पर भी खड़े हैं, आप हाशिए पर भी नहीं खड़े हैं, आपको स्वयं भी सीट नहीं मिली, आप केंद्रीय मंत्री थे, अभी तक सिर्फ आपका बंगला बचा हुआ है, बस। ठीक है ना। और यदि देखिए आप बिहार में किसी से भी पूछिएगा, राजनीतिक मिजाज को समझिएगा, तो लोग यही कहेंगे कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान। और ये सभाओं में आती हुई भीड़ बढ़ाती है। हाँ, लोग, हाँ। लोकतंत्र में कौन तय करता है? लोग, बिल्कुल लोग, हाँ। और आप आम याद जनता? देखिए जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि पारस जी की सेहत ठीक नहीं है। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, तब भी पारस जी की सेहत अच्छी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि इसलिए राजनीतिक उत्तराधिकारी कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर का क्षेत्र पशुपति पारस को दे दिया था, लेकिन तब चिराग पासवान भी 2014 में जमुई से सांसद बन गए थे। रामविलास पासवान यह नहीं चाहते थे कि बेटे को यहां लाएं, वहां वैकेंसी। और आपको इस बात का भी स्मरण होगा कि पशुपति पारस 2019 में चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनकी सेहत तब भी ठीक नहीं थी। और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पशुपति पारस ने जितना नहीं घुमा था, उससे अधिक रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने भ्रमण किया था 2019 में, याद है ना आपको? देखिए ये लोग कह रहे थे कि कैंडिडेट ही गायब है। ज्ञानेश्वर जी, जी। एक चीज समझने वाली जी। है कि जीतन राम मांझी ने इस तरीके का जो चिनगारी छेड़ दिया, जी। उससे लगता है कि जीतन राम मांझी एक तीर से दोनों निशाना साध रहे हैं। मैं अब ये बात सही कह रहा है कि राजनीतिक रूप से जो उलटफेर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ये नहीं चाहते होंगे।
जो हो रहा नहीं, है, आप देखिए जो कद बढ़ रहा है वो नहीं चाहते। दलित राजनीति में आप साफ तौर पर देखिए ना, दलित राजनीति में क्या है, मांझी वर्सेस पासवान। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो मांझी जमात के लोग, मांझी जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में खड़े हो गए कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, और जो लोग अधिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन्हें कम सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें कम आरक्षण मिलना चाहिए। आप भारत बंद याद कीजिए, चिराग पासवान भारत बंद जो लोग करा रहे थे उनके समर्थन में थे, और जीतन राम मांझी खिलाफ में थे। हाँ, और देखिए इस बात को भी समझना, अब चिराग पासवान के भीतर भी क्या होगा यदि हम दोनों मंत्रालयों की बात कर लें। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया और चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया। चिराग पासवान के पास 5 सांसद, जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद खुद है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो चिराग पासवान को चाचा वाला ही विभाग मिल गया, फूड प्रोसेसिंग। हाँ, वो एक लॉलीपॉप विभाग है। और यदि हम जीतन राम मांझी के विभाग की बात करें तो वह कम से कम चिराग पासवान के विभाग से तो बड़ा विभाग है, एमएसएमई, ठीक है ना। अब दोनों क्या कर पाते, क्योंकि ये दोनों विभाग पहले से भी बिहार के पास रहे। गिरिराज सिंह एमएसएमई मंत्री थे, पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग थे, उससे पहले राजीव प्रताप रूडी भी मंत्री, राजीव प्रताप रूडी वो तो स्किल डेवलपमेंट भी रहे। लेकिन बिहार के सांसद और बिहार के मंत्री दिल्ली जाकर क्या करते हैं ये हम और आप समझते हैं। तो देखिए ये राजनीति, दलित राजनीति, मांझी वर्सेस पासवान भी, और देखिए तुरंत अरुण भारती, और देखिए जब यह चिंगारी उठी है तो चिराग पासवान पेरिस में है। देखिए अभी हम लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि बिहार में बाढ़ है, राघोपुर में बाढ़ है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र भी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। तो हम लोग खिंचाई कर रहे थे तेजस्वी यादव उतनी ही जिम्मेदारी चिराग पासवान की, उतनी ही जिम्मेवारी, वो तो सांसद भी हैं और आप देखिए केंद्र मंत्री भी हैं। बिहार बिग डिबेट में नीरज कुमार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आए हुए थे, वे कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बैचलर पार्टी करने गए थे, ठीक है ना। अब चिराग पासवान पेरिस में सरकारी कार्यक्रम में गए या किसी और कार्यक्रम में गए, देखिए आज उनकी तस्वीरें भी आई है कि वे राजदूत से मिल रहे थे और वो प्रोटोकॉल वाले हैं, इसमें कहां कोई शक है। लेकिन चिराग पासवान उत्तराधिकारी नहीं, पशुपति पारस उत्तराधिकारी, यह जो सुर छेड़ा गया है। और इधर के दिनों में रवि सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों में कितनी तलखी थी 2020 में। हाँ, 2020 में। और तेजस्वी यादव ने जो 38 सीटें वह चिराग पासवान की कृपा से जीती, जो 38 सीटें और जो नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी बन गए। लेकिन इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि हर बात में एक सीमा से आगे बढ़कर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तारीफ कर रहे हैं, हाउस जा रहे हैं। हाँ, सीएम हाउस जा रहे हैं। तो अब देखिए 2020 में 7 सीटें मिली थी जीतन राम मांझी को। अब देखिए निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में लोजपा आर मतलब रामविलास लोजपा, इसकी सीटें अधिक होगी। और तो यह समझाएंगे लोजपा रामविलास की बात करेंगे, लेकिन जो कल अरुण भारती ने कहा, तुरंत उनके तेवर जो है वो गर्म हो गए, तलक तेवर के साथ उन्होंने साफ साफ कह दिया। आपको लगता है कि अब आगे इस तरह से अगर विवाद होता रहेगा? अरुण भारती, अगर लोग इस पर ज्यादा मत चलिए, इसमें इतना ही आप देख लीजिए अरुण भारती ने जो बयान दिया, उस बयान को हम लोग डॉट से डॉट जोड़िए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे। जीतन राम मांझी एक तरफ करें, वो गार्जियन है, अभिभावक है, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नंबर 3 की वो एनडीए में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये देखिए 3 बात हो गया, तीनों का जोड़िए। एक तरह से उनको पुलहाया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, और उनको ट्वीट भी किया जा रहा है। तो यह सब तमाम तरह की बात कहीं ना कहीं यह आला कमान के निर्देश पर ही बिना चिराग पासवान के तो अरुण भारती ने कहा नहीं होगा। आप देखिए ना, जब भी लगता है कि पशुपति पारस की कुछ संभावना बढ़ रही है, जब चिराग पासवान ने झारखंड को लेकर कुछ कह दिया, बिहार में सीटों को लेकर कुछ कह दिया, तो आपने देखा कि तुरंत पशुपति पारस के यहाँ पहुंच गए थे दिलीप जायसवाल। फिर देखिए दिल्ली में अमित शाह ने मुलाकात कर ली थी। तो यह कहा जाना शुरू हो गया कि जीतन राम मांझी तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो पशुपति पारस के समर्थक थे वे कह रहे थे कि पशुपति पारस का राज्यपाल बनना तय हो गया। अगले 7 दिनों में अधिसूचना जारी होगी, लोग राज्य भी बताने लगे। लेकिन
इसकी खबर चिराग पासवान को भी जी। लगी और चिराग पासवान अपनी जिद के लिए जाने जाते जी। हैं। कैसे 7 दिन का वक्त गुजर गया और अब भी पशुपति पारस वेटिंग लिस्ट में है, कहीं के कुछ कहीं के नहीं है। केवल सरकारी पटना वाला घर भी छिना गया है। हाँ, पटना वाला घर भी छिना गया। केवल दिल्ली का सरकारी बंगला भी बना हुआ जी। है और यदि चिराग पासवान का बस चलेगा तो वह भी छिनवा देंगे। हाँ, ठीक है, छिन जाएगा जी। सरकारी वाला बंगला देखिए, जो पटना वाला है, जो लोजपा का जो पुराने समय से था, उस पर ठीक है डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक वो ये लोग जो पशुपति कुमार की पारस उसके लिए खिलाफ में हाईकोर्ट गए, जी। इसलिए अभी यथावत स्थिति बनी हुई है। तत्काल ये लेकिन सरकार ने तो कह रहा था जो भी अपने नियमावली लगाए हो। हाँ, ये यथावत स्थिति बनी चलिए हुई है, अब लेकिन अगले साल के चुनाव पर भी आते हैं। अगले साल चुनाव होने हैं, अभी गैसो जी कह भी रहे थे। आप पता है कि सीटों का बंटवारा एनडीए में जब होगा वहां भी पशुपति पारस को तवज्जो मिलना है या नहीं? देखिए, यही हम बताना चाह रहे थे कि जीतन राम मांझी और जो इस तरीके का बयान दिया है, कहीं न कहीं जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस में इंटरनली पैक्ट है। ये तभी जाकर के इतनी बड़ी बात। और देखिए, अरुण भारती ने स्पष्ट कहा, एकदम ऑन रिकॉर्ड है यह बात, कि कहा कि वह रिश्तेदार होना कोई उसको लीगेसी नहीं माना जाता। माने वह अरुण भारती कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस को कि वह रिश्तेदार है। ये कोई उनको नहीं कहा जा सकता कि वह जो है सो लीगेसी उनके पास जाएगी, वही जो है सो। हाँ, उनके तो रिश्तेदार ही होंगे। अरे भाई, लालू यादव ने किस भाई को अपनी लीगेसी दे दी? तब इतने भाई, वो भाई भी जो उनको पटना लेकर आए, जिन्होंने पटना में पढ़ाया, सब कुछ किया। हाँ, तो क्या लीगेसी दे दी? नहीं लीगेसी दे दी। तो देखिए, ये पशुपति पारस उत्तराधिकारी हो जाएंगे, यह बात तो मानी ही नहीं जा सकती रवि सर, जो मुझे लगता है। बिल्कुल, जो मुझे लगता है वही कहे, अरुण भारती ने वही कहा कि वह रिश्तेदार होना कोई पैमाना नहीं होता कि आप जो है सो माने कि उनको आप उत्तराधिकारी मान लीजिए। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, हम शुरू से ज्ञानेश्वर जी इस बात को समझ रहे थे कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जो राजनीतिक रूप से देखिए 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हर कोटा विद इन कोटा आरक्षण की बात करना और फिर से आप जो जो जातीय सर्वे की बात करना, तो तमाम तरह की बात वो अगर चिराग कह रहे हैं राइट तो वो लेफ्ट कह रहे हैं, वो लेफ्ट कह रहे हैं तो ये उनका साथ नहीं देना है। एकदम नहीं देना। अब देखिए, आलोक भी कर रहे थे 2025 की बात कर रहे थे, सीटों की बात कर रहे थे। अब देखिए, एनडीए में कितनी पार्टियां हैं? एनडीए में बीजेपी है, एनडीए में जेडीयू है, एनडीए में एलजेपीआर है, एनडीए में हम है और एनडीए में आरएलएम। कहा जा रहा है कि एक पार्टी और जुड़ सकती है, देखना होगा। हाँ, देखिए, मुकेश सहनी को लाने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं क्योंकि एक बड़े फैक्टर बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, भले हार मिली हो लेकिन वोट तो है, वोट तो आए हैं। तो अब देखिए, अभी ही सिर्फ 5 पार्टियां हैं और 2 बड़ी पार्टियां इसमें, एक जेडीयू और एक बीजेपी। सीटें 243 है। जो मुझे लगता है बीजेपी और जेडीयू 100 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी। 200 तो नहीं होगा। हाँ, और नीतीश कुमार इस बात की कोशिश करेंगे कि 100 नहीं 101 लड़े, क्योंकि उन्होंने इसी शर्त पर, देखिए, एक सीट पर कम लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2019 में 17 पर लड़े थे और 2024 में 16 पर लड़े कि हमें विधानसभा में अधिक सीट दी जाएगी। तो 201 सीटें तो ऐसे ही चली गई। और देखिए, चिराग पासवान 40 मांगेंगे, 50 मांगेंगे, लेकिन 25 से कम पर राजी नहीं होंगे। 25 पर भी राजी होने में और राजी कराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। दिल्ली से फोन करना पड़ेगा, दिल्ली बुलाना पड़ेगा। हाँ, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी देखिए, झारखंड के चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने कह दिया कि 10 सीट पर हम लड़ेंगे। हाँ, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी इस तरीके से नहीं कह रही है। नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि हाँ, हमें इतनी सीटें दे दी। हाँ, ठीक है। तो देखिए, 201 तो जेडीयू और बीजेपी, फिर 25 सीटें आप मान लीजिए। मुझे लगता है 25 से कम सीटें नहीं आ रही, ठीक है ना? 25 से कम सीटें नहीं, तो 226 हो गया। कहता भी है 5 सांसद हैं, 5-25 तो सीधा है। और देखिए, 7 सीटों पर लड़े थे ये जीतन राम मांझी, उससे कम पर क्यों लड़े? 5 सांसद है तो 6 30 हो गया। नहीं, देखिए, हम क्लेम 30 का, नहीं, क्लेम तो 50 का करें, क्लेम तो 50 का। फिर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी, देखिए, 6 से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। मुकेश सहनी को लाना, तो पशुपति पारस के लिए कहां गुंजाइश बनती है? पशुपति पारस अपना उत्तराधिकारी, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा ले, परिवार में किसी को सामने लाए, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वा दे और इसमें सफलता हासिल कर ले, यही बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके लिए भी चिराग पासवान की रजामंदी आवश्यक होगी। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, क्या कुछ दोनों ने कहा है, लेकिन एक सवाल चलते एक ले लेते हैं। जिस तरह से आप दोनों ने कहा चुनाव की बात हो गई, सब कुछ हो गए, इस बात को तो एकदम मान लिया जाए ना कि चिराग, ठीक है, हो सकता है अब उधर से अप्रोच होता है कि शक्ति चली जाती है,
बल चलाता है तो आदमी झुकता है। अब भले ही पशुपति पास की हम बात करें, उधर से की हो सकता झुकाव हो कि कर लेते हैं पैचअप या कुछ भी, चिराग पासवान तो अब नहीं करने जा रहे, ये संभव नहीं दिखता। चिराग पासवान देखिए जिद्दी हैं। हाँ। और चिराग पासवान की ओर से जब चिराग पासवान 5 सीट जीत गए, देखिए कहीं कोई असफलता मिलती, तो कहीं हार जाते, तब तो उनको लगता कि नहीं हमें जरूरत है। जैसे हम कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार 2010 का चुनाव जिसमें 206 सीटें जीती भाजपा और जदयू ने, जी 115 115 तब वह सुशासन बाबू थे, और जैसे ही वे समीकरण बाबू बने उनकी सीटें कम होनी शुरू हो गई। तो अभी चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ, और उन्हें जो बातचीत से लगता है या जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं, जो फीडबैक हमें देते हैं कि वे किसी भी सूरत में किसी भी स्थिति में चाचा को माफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने बहुत बातें कह रखी हैं। लेकिन अब देखिए चाचा और भतीजे की बात है, अब चाचा भाभी के पास पहुंच जाए और भाभी माफ कर दे, तब बात हाँ तो एक दूसरी तो बात ऐसे तब तो फिर बहुत संभावनाएं हैं क्या, क्योंकि रिश्ते तो हैं, रिश्ते तो होते हैं। है लेकिन चिराग पासवान ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जितना वो किसी बात को पकड़ लेते हैं। एक चीज रामविलास पासवान नहीं रहे, एकदम ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, जब एनडीए के साथ में जब चिराग लोजपा की जब बात हो रही थी उस समय लोजपा एकीकृत हुआ करता था, बोले चिराग पासवान की ओर दिखा करके ही रामविलास, इन्हीं के कहने पर हम जो है सो माने नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के साथ आए। इनका एकदम जिद है, इनका कहना है कि नहीं इन्हीं के साथ हम आएंगे। नहीं वो तो बार बार कहते हैं मैं हनुमान हूं, और आपने देखा था जब नतीजों के बाद जिस तरीके से एनडीए सांसदों की बैठक हुई, वहां जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से मिले थे, और अब चिराग पासवान ने अपनी दुश्मनी भी नीतीश कुमार से खत्म कर ली है। नीतीश कुमार की ओर उन्होंने दोस्ती, और अब तो देखिए किस तरीके से वह नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ाते थे और आजकल किस तरीके से प्रशंसा करते हैं। तो ये राजनीति का वक्त है, हाँ, राजनीति है, हाँ, वक्त है, वक्त के साथ राजनीति बदलती है। चाचा को माफ नहीं करने जा, चाचा को माफ करेंगे, न माफ करेंगे और न मेल मिलाप हो। और देखिए वो तो नहीं करेंगे। भारती का जो तो इसका मतलब तो रवि उपाध्याय सर यह लगता है कि चाचा का रास्ता एनडीए में बचता नहीं है, और बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं बंगला छिना जाए। बंगला छिन जाएगा, यदि चिराग पासवान ने यह भी कर दिया तो फिर वे इंडिया ब्लॉक की ओर जा सकते हैं, क्योंकि वह भी कहते हैं कि जब कुछ रहेगा नहीं तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, और लड़ने के लिए तो कोई किनारा पकड़ना ही पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जी एक बात समझना, कोई भी राजनीति करता है तो वो कीर्तन मंडली नहीं है जी, कीर्तन नहीं करता, वह करेगा तो राजनीति ही करेगा। बिल्कुल, या चाचा हो, हम हो, आप हो, कोई अगर राजनीति कर रहा है तो वही करेगा। तो निश्चित रूप से चाचा को अगर यदि इस पार नहीं लगना है तो उसको पार लगने के उस पार तो जाना ही पड़ेगा। निश्चित रूप कोई ना कोई किनारा पकड़ना होगा, तभी नाव लगेगी। इसमें कहाँ दिक्कत है, क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा कुनबा है, कई लोग हैं, और वह रामविलास पासवान तो सब लोग जानता है। चिराग पासवान के जो विरोधी है सीधा उधर है, एक लाइन की बात। हाँ, चिराग पासवान के जो विरोधी हैं सीधा उधर है, उधर ही है। तो आज की इस बिहार बिग डिबेट में आपने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारे फैक्ट्स जाने हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, घमासान हो रहा है और आपसी बयानबाजियों से एनडीए में खटपट भी दिख रही है हल्की फुल्की, लेकिन देखना होगा क्या ये खटपट शांत हो पाएगी। नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं, जीतन मांझी के आगे क्या बयान निकल आते हैं, और चिराग पासवान समझौता करने के मूड में नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस और जीतन मांझी भी हमलावर बने ही रहेंगे, ये भी समझ लीजिए, ये भी तय ही है, ये भी तय ही है, ठीक है ना, ये भी तय है। वो ये कहेंगे तो ये भी कहेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।